रमेश ने कहा, मीरा आज शाम को गाड़ी से मुझे मुंबई जाना है। मेरा सूटकेस तैयार कर देना। शाम को जाना है और अब बता रहे हैं, कल रात भी तो बता सकते थे। मीरा को पति की लापरवाही पर क्रोध आ रहा था। ऐसी कौन सी नई बात है, हमेशा ही तो मुझे बाहर आना जाना पड़ता है। रमेश ने कुर्सी से उठते हुए कहा, कब तक लौटोगे? आने वाले दिनों के अकेलेपन की कल्पना से मीरा भावुक हो गई। यही कोई 10 दिन लग जाएंगे। तुम चाहो तो अपनी मौसी के यहाँ चली जाना, नहीं तो आया से रात को यहीं सो जाने को कहना। कहकर रमेश अपना ब्रीफकेस लेकर निकल पड़ा। दरवाजा बंद कर मीरा सोफे पर आ बैठी तो उसका दिल भर आया। मीरा कुछ क्षण घुटनों में सिर छिपाए बैठी रही। अपनी कारोबारी दुनिया में खोए रहने वाले रमेश के पास मीरा के लिए 2-4 पल भी नहीं रह गए हैं। कम से कम सुमन साथ होती तो यह दुख वह भूल जाती। इतने बड़े मकान में घंटों अकेले पड़े रहना कितना खलता है। मीरा के 12 वर्षों के दाम्पत्य जीवन में ना कोई महकता क्षण है, ना कोई मधुर स्मृति। रमेश शाम को ऑफिस से लौटकर झटपट तैयार होकर निकल पड़ा। रसोई की बत्ती बुझाकर मीरा कमरे में चली आई। मीरा लेट चुकी थी, नींद तो आने से रही। अलमारी से यूं ही एक किताब लेकर पलंग पर बैठ गई। पहला पन्ना उलटते ही मीरा की नज़र वहीं ठहर गई। पहला प्यार, प्यार सहित सुनील। मीरा के 21वें जन्मदिवस के अवसर पर सुनील ने यह किताब उसे भेंट की थी। मीरा का मन अतीत की गहराइयों में खो गया। मीरा, मेरे सुनील भैया अपनी पढ़ाई खत्म करके मुंबई से आ गए हैं। भैया भी तुम्हारी तरह बहुत अच्छा वायलिन बजाते हैं। शाम को आना। माही कॉलेज जाते समय उसे न्योता दे गई। मीरा का संगीत प्रेम उसे शाम को माही के घर खींच ले गया। सुनील ने वायलिन बजाना शुरू किया और मीरा वायलिन की धुनों में खो गई। सुनील की नौकरी उसके पिता की फैक्ट्री में लग गई। मीरा नई नई धुनें सीखने के लिए सुनील के पास जाने लगी थी। सुनील उसकी खूबसूरती व मासूमियत पर फिदा हो गया था। एक दिन सुनील ने अचानक ही पूछ डाला कि मीरा अपने पापा से बात क्यों नहीं करती। किस बारे में? मीरा ने कहा, हम दोनों के विवाह के बारे में। सुनील बोला। मीरा वायलिन एक ओर रखकर खिड़की के पास जा खड़ी हुई। लॉन में लाल गुलाब खिले हुए थे। वह उन फूलों को कुछ पल निहारती रही। आज तक वह पापा के सामने खड़ी होकर बेझिझक कोई बात नहीं कह पाई थी। फिर इतनी बड़ी बात भला कैसे कह पाएगी? किंतु आखिर कब तक टाल जा सकता था? देखते देखते 3 वर्ष बीत गए थे। उसने MSc कर लिया था। अब तक तो पढ़ाई का बहाना करके वह सुनील को रुकने के लिए कहती आई थी। अचानक उसे एक बात सूझ गई। वह बोली, सुनील, तुम स्वयं ही आकर पापा से कह दो ना, मुझे बड़ी झिझक हो रही है। मीरा, झिझक नहीं, डर कहो। समस्या से दूर भागने की यह सोच ही तुम्हारी कमजोर है। खैर ठीक है, मैं कल शाम को आऊँगा। सुनील ने हंसते हुए मीरा से विदा ली। पापा ने दफ्तर से आकर चाय पी और अखबार लेकर आराम कुर्सी पर बैठ गए। मीरा का दिल यह सोचकर धक धक कर रहा था कि बस अब सुनील आता ही होगा। थोड़ी देर बाद सुनील आया। हाथ जोड़कर उसने कहा, नमस्ते अंकल। कुछ देर तक इधर उधर की आम बातें हुई। फिर सुनील ने अपने स्वभाव के मुताबिक सीधे प्रस्ताव रख दिया, अंकल, मैं और मीरा एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं आपसे मीरा का हाथ मांगने आया हूँ। क्या? उसके हाथ से अखबार गिर गया। उन्होंने अपनी सरल संकोच बेटी को इस फैसले पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। कुछ पलों बाद उन्होंने स्वयं को संयत करते हुए कठोर आवाज में कहा, देखो सुनील, मुझे यह बचकाना तरीका बर्दाश्त नहीं है। तुम लोग खुद विवाह का निर्णय करो, यह गलत है। अच्छा, तुम अपने पापा को भेजना। अच्छी बात है, मैं अपने पापा को भेज दूंगा। सुनील उठकर नमस्ते करके चल पड़ा। शनिवार को ज्योतिषी आ पहुंचे। कमरे में मौन छाया था। मीरा और सुनील की कुंडली सामने बिछाकर लंबे समय तक गणना करने के बाद ज्योतिषी ने
सर उठाया। रामकिशन, दोनों कुंडलियां तनिक मेल नहीं खाती। कन्या पर भारी गंभीर मंगल दोष है। लड़के को कुंडली तो गंगा जल की तरह दोषहीन है। मंगल दोष वाली कन्या का विवाह उसी दोष वाले वर के साथ होना ही श्रेष्ठ होता है। तुम्हारी कन्या का विवाह इस वर के साथ होने पर 4 से 5 वर्षों में ही वह वर की मृत्यु हो जाएगी। पंडित जी के शब्द सबको दहला गए। सुनील के पापा सिर झुकाए चले गए। पर्दे की ओट में बैठी मीरा सन्न हो गई। पंडित जी के शब्द मानो कोई मायने नहीं रखते। नहीं, वह कुछ नहीं सुन रही थी। वह तो पूरी तरह से बुरा सपना है। मीरा ख्यालों में खो गई। दीदी, बैठे बैठे सो रही हो क्या? पापा कब से बुला रहे हैं तुम्हें? छोटी बहन ने मीरा को झकझोर कर उठाया। मीरा बोझिल कदमों से पापा के सामने जा खड़ी हुई थी। कमरे में उनकी आवाज गूंज रही थी। ज्योतिषी ने साफ कह दिया है, दोनों जन्म कुंडलियां तनिक भी मेल नहीं खाती। यह विवाह हो ही नहीं सकता। अनिष्ट के लक्षण स्पष्ट हैं। भूल जाओ सब कुछ। माँ का दबा गुस्सा फूट पड़ा था। लड़की माँ बाप का लिहाज न कर स्वयं वर ढूंढने निकलेगी तो अनर्थ नहीं तो और क्या होगा। कान खोल कर सुन लो। उससे मेल जोल बिल्कुल बंद कर दो। कोई गलत कदम उठाकर उस भले लड़के की जान मत लेना। कहने सुनने को अब रह ही क्या गया था। मीरा चुपचाप अपने कमरे की ओर लौट आई थी। मीरा लॉन में बैठी पत्रिका पढ़ रही थी। मन पढ़ने में लग ही नहीं रहा था। मीरा अपने अंदर ही घुटती जा रही थी। देखते देखते 3 माह गुजर गए। ना सुनील का कोई फोन आया, ना मिलने की कोशिश की। क्या करे वह? सुनील मुंबई में नई नौकरी के लिए जा चुका था। वह कसमकस में थी। वह नहीं विश्वास करती थी ज्योतिषी की भविष्यवाणी पर। ज्योतिषी की बात पत्थर की लकीर है क्या? वह सुनील से विवाह जरूर करेगी, लेकिन अगर पंडित जी की वाणी सही निकल गई तो। आलोक भैया ने पंडित जी का विरोध कर विवाह किया था। आज विधुर हुए बैठे हैं नन्ही बेटी को लिए। ज्योतिषी का लोहा पूरा परिवार मानता है। क्या उसके प्यार में स्वार्थ की ही प्रधानता है? सुनील के जीवन से बढ़कर क्या उसका निजी सुख है? नहीं नहीं, सुनील के अहित की बात तो वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी। सुनील से हमेशा के लिए बिछुड़ने की बात सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। खटाक, कोई गेट खोलकर आ रहा था। अरे, पूरे 5 महीने बाद आज माही आ रही है। माही उसके पास आकर कुछ पल मौन खड़ी रही। चुप्पी तोड़ते हुए माही ने कहा, मीरा, कल मेरा जन्मदिन है, छोटी सी पार्टी रखी है, घर आओगी ना? मीरा ने डबडबाती आंखों से माही को देखा। पता नहीं माँ तुम्हारे घर जाने की अनुमति देंगी कि नहीं। माही वापस चली गई तो मीरा ने किसी तरह माँ को मनाकर माही के घर जाने की अनुमति ले ली। मीरा की उदासी ने शायद माँ का दिल पिघला दिया था। अगले दिन माही के घर वह बेमन से ही पार्टी में भाग ले रही थी। तभी उसे लगा कोई उसके निकट आकर बैठा है। पलटकर देखा तो हैरान रह गई। सुनील। मीरा खुशी के मारे लगभग चीख पड़ी थी। फिर सोचने लगी, कब आया सुनील मुंबई से? माही ने कल कुछ भी नहीं बताया था। सुनील और मीरा लॉन में एक ओर जाकर बैठ गए। मीरा का जी बुरी तरह घबरा रहा था। सुनील से इस तरह अचानक मुलाकात के लिए वह बिल्कुल तैयार न थी। मीरा, आखिर क्या निर्णय किया तुमने? मैं ज्योतिषियों की बात में विश्वास नहीं करता। आने वाले कल के किसी नुकसान के बारे में सोचकर अपने आज को नष्ट करना भला कहाँ की अक्लमंदी है। छोड़ो अपना डर, हम विवाह जरूर करेंगे। सुनील का स्वर दृढ़ था। ओह सुनील, बात मेरे अहित की होती तो मैं जरा भी न सोचती, लेकिन तुम्हारे अहित की बात सोचकर मेरा दिल कांप उठता है। बोलते हुए मीरा की सिसकियां नहीं रुक रही थी। मीरा, तुम सारा भार मुझ पर डालकर हाँ कर दो। विवाह के लिए मन का मेल ग्रहों व कुंडलियों को बेतुके मेल से अधिक महत्वपूर्ण है। सुनील के स्वर में उसका आत्मविश्वास झलक रहा था। नहीं सुनील, नहीं, मैं किसी भी तरह मन को समझा नहीं पा रही हूँ।
यह अपराध भाव लिए मैं तुम्हारे साथ जी ही नहीं सकती। मीरा ने आंसू पोंछ लिए। तो मैं समझूं कि हमारे बीच जो कुछ था वह खत्म हो गया। ठीक है मीरा, सिर्फ यादों के सहारे हम जीवन की लंबी राह काट नहीं सकेंगे। जल्दी ही दूसरी जगह विवाह का प्रसन्नता से रहना। सुनील चला गया था। अकेली बैठी मीरा बुत बनी उसे देखती रही थी। मीरा अपने ही कॉलेज में पढ़ाने लगी थी। सुनील वापस मुंबई चला गया, अपनी नौकरी में रम गया था। माही लखनऊ चली गई थी। सप्ताह माह में बदलकर अतीत की कभी ना खुलने वाली गहराइयों में फिसलकर बंद हुए जा रहे थे। मीरा दिन भर कॉलेज में व्यस्त रहती थी। शाम को घर लौटते ही उदासी के घेरे में घिर जाती थी। देखते देखते सुनील से बिछुड़े पूरा 2 वर्ष बीत गए थे। एक दिन शाम को कॉलेज से लौटकर सामने माही को बैठे देखकर मीरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। माही अचानक लखनऊ से कैसे आ गई? चाय पीते हुए दोनों इधर उधर की बातें करती रही। फिर माही ने अपना पर्स खोलकर एक सुंदर सा शादी का कार्ड मीरा की ओर बढ़ाया। मीरा, अगले रविवार को सुनील भैया की शादी है। भैया का अस्त व्यस्त जीवन और अंदर ही अंदर घुलते जाना मुझसे देखा नहीं गया। मैंने बड़ी मुश्किल से उनको शादी के लिए तैयार किया है। तुम तो अपनी जिद पर अड़ी हुई हो, दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है। माही का चेहरा गंभीर हो गया था। मूर्तिवत बैठी मीरा को दया की नजरों से देखती हुई माही चली गई थी। मीरा कार्ड को भावहीन नजरों से देखती रही। दिल में कई बातें उठने लगी। क्या उसका सुनील पराया हो गया? मात्र 2 सालों में सुमित्रा जैसी सुशील पत्नी को पाकर सुनील का जीवन खिल उठेगा। वह है जो सुनील की याद में घुलती जा रही है। लेकिन उसे क्रोध क्यों आ रहा है? क्या सुनील जीवन भर कुंवारा रहकर उसके गम में बैठा रहता? ठीक ही तो किया उसने, पर उसे इतनी जल्दी क्या थी? जब तक मेरी शादी कहीं तय नहीं होती तब तक तो इंतजार कर ही सकता था। अभिमानी सुनील, यह मत समझना कि सुमित्रा के साथ तुम ही मधुर जीवन जी सकोगे। मैं भी आऊंगी तुम्हारे घर अपने विवाह का न्योता देने, तुमसे अधिक सुंदर स्मार्ट लड़के की खोज करके। मीरा ने हाथ में लिए हुए कार्ड के टुकड़े टुकड़े कर डाले। मीरा के लिए उसके पापा ने वर ढूंढने शुरू कर दिए, लेकिन मीरा की नज़रों में वे खड़े नहीं उतरते थे। उसकी जोड़ी का एक भी तो नहीं था। माँ और पापा कितना ही समझाने की कोशिश करते, लेकिन मीरा नहीं झुकती। अंत में पापा ने मीरा के लिए वर ढूंढना छोड़ दिया था। समय अपनी गति से घूमता रहा। 9 वर्ष बीत जाने के बाद छोटी बहन और भाइयों की शादी हो चुकी थी। मीरा उम्र के एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी थी जहां आदर्श टूट जाते हैं, कल्पनाएं धुएं की तरह उड़ जाती है और जीवन अपने कटु यथार्थ के धरातल पर आ जाता है। प्यार, गुस्सा, बदला, सुनील सब कुछ मन के किसी अवचेतन कोने में जाकर दुबक गए थे। मीरा को लगा कि अब उसे एक साथी की जरूरत है। छोटी बहन की ससुराल से रमेश आए थे। रमेश ने मीरा से ब्याह करने का प्रस्ताव रखा था। रमेश दिखने में एक आम आदमी थे। उनकी अपनी एक छोटी फैक्ट्री थी। क्या इस 42 वर्ष के आम से दिखने वाली आदमी के लिए ही उसने इतनी लंबी प्रतीक्षा की थी? लेकिन अपने मन की ख्वाहिशों को दबाकर मीरा ने रमेश का हाथ थाम लिया। विवाह के अगले वर्ष सुमन का जन्म हुआ था। मीरा अपनी पिछली करवाहट भूलकर बेटी में खो गई थी, पर मीरा के शांत जीवन में अचानक आंधी आ गई। रमेश सुमन को हॉस्टल में भेजना चाहते थे। मीरा ने लाख मिन्नतें की, पर रमेश ने अपना निर्णय नहीं बदला। सुमन के हॉस्टल में चले जाने के बाद मीरा गुमसुम सी हो गई थी। ना ही वह रमेश के साथ उसकी पार्टियों में जाकर घंटों बैठ पाती थी, ना ही रमेश की नीरस बातें सहन कर पाती थी। उसे सबसे अधिक खलती थी रमेश की संगति के प्रति अरुचि। न रमेश को उसका वायलिन बजाना भाता था, ना ही वह संगीत कार्यक्रमों में जाता था। मीरा का नौकरी करना भी उसे पसंद नहीं था। ना कोई रोमांस, ना कोई रोमांच। मीरा दुख और अलगाव में जीते जीते पत्थर सी हो गई थी।
बीबी जी चाय बना लाऊं, दूध आ गया है। नौकरानी की आवाज़ से मीरा की तंद्रा टूटी और वह वर्तमान में लौट आई। सिर भारी हो आया है। ओह, अकेले 10 दिन वह नहीं रहेगी घर में, मौसी के यहाँ चली जाएगी। नौकरानी से चाय बनाने के लिए कहकर माया हाथ मुंह धोने चली गई। मीरा ने गाड़ी एक ओर खड़ा की और मौसी के लिए फल खरीदने स्टोर में घुस गई। कार्ड पेमेंट है। पेमेंट के लिए लाइन में खड़ी मीरा यह आवाज़ सुनकर चौंक उठी। लाइन में आगे खड़ी माही को देख माही, मीरा खुश होकर जोर से बोली। माही ने मीरा को बाहों में भर लिया। पेमेंट कर माही मीरा की गाड़ी में आ बैठी। माही अपना किस्सा सुनाने लगी। उसने रिसर्च पूरा कर लिया था। उसी दौरान उसकी शादी हो गई थी। उसकी भी इकलौती बेटी है जिसकी पिछले अक्टूबर में शादी हो गई थी। वह यहाँ पति के साथ आई थी, कुछ काम था उनका। माही ने मीरा को नहीं छोड़ा। खोद खोद कर उसकी निजी जिंदगी के संबंध के बारे में पूछने लगी। कई वर्षों बाद किसी अपने ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा था, सो मीरा का मन मर्यादा त्याग कर उमड़ पड़ा। माही, मैं पूरा जीवन भटकती ही रह गई, मुझे कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार मेरा अपना बनकर कोई भी तो ना रहा। मेरे चारों ओर है केवल उदासी, उलझन, तनाव। मैं जाने कब टूट कर बिखर जाऊं। मीरा सिसक रही थी। माही सिसकती मीरा को चुपचाप देखती रही। रोने दो जी भर। बरसों की घुटन आंखों की राह बह जाए तो मीरा का तनाव कुछ कम हो जाएगा। कक्षा में सबसे आगे रहने वाली मीरा की तेज तर्रार बुद्धि उसे जीवन संग्राम में विजयी बनाने की राह नहीं दिखा सकी। मीरा, माही ने मीरा के कंधे पर हाथ रखा। मीरा सिर उठाकर भरे नेत्रों से माही की ओर देख रही थी। मीरा, क्या इस सारे बिखराव का कारण तुम खुद नहीं हो? तुम में निर्णय करने और जोखिम मोल लेने की हिम्मत ही नहीं थी। किसी ज्योतिषी की ग्रहणालय में तुमने विश्वास था, लेकिन सुनील के आश्वासनों पर, उसके दृढ़ संकल्पों पर तुम विश्वास नहीं कर सकी। हमने ना सुनील की शादी में जन्म पत्रियां मिलवाई, ना मेरे शादी में ही मिलवाई। मैंने अपनी बेटी की शादी में भी पत्रियां नहीं मिलवाई। फिर भी हम सब सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मीरा, सच्चाई यह है कि तुम्हारे दिल में सुनील पूरी तरह से आज भी है। मन की यही गांठ रमेश के साथ सुखद और आनंदमय जीवन जीने से तुम्हें हमेशा रोक रही है। माही कुछ देर मौन रही, फिर मीरा के माथे पर आए पसीने की बूंदों को पोंछते हुए बोली, मीरा, जरा सोचो तो, आखिर रमेश में ऐसी क्या कमी है? वो व्यस्त व्यवसायी हैं। उनके व्यवहार में उनका अपनापन संस्कार छाया हुआ है। संस्कारों को आसानी से बदला भी तो नहीं जा सकता। सुमन को उन्होंने हॉस्टल तुमसे छीनने के लिए तो नहीं भेजा, बल्कि उसे उसके अच्छे भविष्य के लिए ही भेजा है। मीरा, जरा सोचो, क्या तुमने अपने पति के साथ न्याय किया है? ना कभी उनके व्यवसाय में दिलचस्पी ली, ना उनके दोस्तों में। तुम्हारा सारा ध्यान तो रमेश को कभी मिला ही नहीं। मीरा, ना तो तुमने सुनील से शादी करने की हिम्मत थी और ना ही उससे जुदाई में अकेले जीवन बिताने का साहस। तुम स्वयं को भी समझ नहीं पाई। माही एक सांस में ही इतना कुछ कहकर हाँफने लगी थी। कुछ पल तक दोनों मौन बैठी सजल नयनों से सड़क की ओर देखती रही। माही ने घड़ी की ओर देखा, फिर झट गाड़ी से उतर पड़ी और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, मीरा, देर हो रही है, मैं चलूं? कम से कम जीवन के बचे चंद दिनों को अब रमेश के साथ प्रसन्नता से जी लो। मीरा ने रुमाल निकालकर अच्छी तरह चेहरा पोंछ लिया। आकाश से छटे बादलों की तरह उसे अपना मन साफ लगा। रमेश, सुमन, रमेश का व्यवसाय, सब कुछ तो उसका अपना है। अब वह नहीं बिखरेगी, नहीं भटकेगी। उसे तो अभी बहुत कुछ करना है, पति के लिए, बेटी के लिए। ये सोचकर अपने घर की तरफ मीरा लौट चली थी, अपने पति के आने का इंतजार करने।